फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेटर जी। हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री में हमारा क्या चाहता था। प्राचीन भारत के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हम लोगों ने पढ़े कि दो प्रकार के शासकों का क्या हुआ था, यहाँ पे शासन किए थे। एक तो थे हमारे देशी शासक और दूसरे किस प्रकार के शासक थे, विदेशी शासक। ठीक है, तो देश की शासकों में हम लोगों ने 3 वंश के बारे में पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं हमारा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि विदेशी शासक, कि कौन कौन से विदेशी शासक थे और कहाँ से आए थे और इन्होंने भारत में क्या क्या काम किए। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और उनसे जितने भी फैक्ट्स आपके निकल सकते हैं वो सबको मैंने एक यहाँ पे निकाल के आपके सामने रखा है। और कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हम लोग इसको इंटरलिंक करके पढ़ेंगे कि इससे आज तक जितने भी प्रश्न आपके वनडे एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो आपसे बिल्कुल नहीं छूटेंगे। इस प्रकार से मैंने चीज़ों को यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। तो सबसे पहला वंश, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में यहाँ पे पढ़ चुका था कि पहला वंश क्या था आपका, हिंद यूनानी वंश, जो कि विदेशी शासक थे। ये कहाँ से आए थे आपके, तो ये आए थे आपके कहाँ से, मिडिल एशिया से। एक आपका आएगा हिंद यूनानी वंश और दूसरा आपका है आपका शक वंश। दोनों कहाँ से है आपका, तो मध्य एशिया से। ये चीज़ों को इतना फोकस इसलिए करोगे कि एक दो बार ये क्या मैच द फॉलोइंग में एक चीज़ें आ चुकी है जिसको आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। हिंद यूनानी वंश के बारे में तो कुछ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कि पहला क्या है कि इन्होंने पहली बार क्या किए हैं, तो सोने के सिक्के चलाए हैं। अभी आपका सीधा सीधा प्रश्न बन गया कि भारत में पहली बार सोने के सिक्के किन्होंने चलाए, किस वंश के लोगों ने चलाए, तो आपका आंसर क्या है, आपका हिंद यूनानी वंशियों द्वारा चलाया गया। दूसरा चीज देखेंगे, इन्होंने क्या किया कि एक मूर्ति निर्माण की एक कला का विकास किया जिसको बोलते हैं हम लोग हेलेनिस्टिक कला। क्या बोलते हैं, हेलेनिस्टिक कला। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि हेलेनिस्टिक कला है क्या, तो ये क्या एक प्रकार की मूर्ति निर्माण की शैली है। एक कैसी शैली है, ये हमारी देसी और विदेशी शैली क्या है, मिश्रण है। तो आप याद रखेंगे कि जो हेलेनिस्टिक कला है वो क्या है आपका देसी प्लस विदेशी मूर्ति निर्माण की जो कला है उसका क्या है, एक मिश्रण शैली है। उसका विकास किन्होंने किया, तो हिंद यूनानी वंश के लोगों ने किया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि इस वंश के जो प्रतापी शासक हैं, तो कौन है इस वंश की। अब देखेंगे बाहर से आए ये वंश, कई शासक मिलेंगे आपको छोटे छोटे, लेकिन जिस शासक का काम होता है उसने उसको क्या किया था, याद रखा जाता है। तो इसलिए क्योंकि इसका काम वैसा था और जिस प्रकार के मिनांडर के देखेंगे कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो मिनांडर देखेंगे, इसका प्रतापी शासक कौन था आपका, मिनांडर। अगर इससे क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम के लिए निकल सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो मिनांडर का देखेंगे कि इसका जो उल्लेख है, एक किताब है आपका मिलिंद पन्हो। आप लोगों ने सुना होगा, क्या किताब है, मिलिंद पन्हो। ये मिलिंद पन्हो किताब किस समय आया, ये आया था आपके बौद्ध धर्म की, जब महायान शाखा को हम लोग बात करते हैं तब हम लोग पढ़ते हैं मिलिंद पन्हो। याद आया आप लोग को, पिछले लेक्चर में हम लोग जब बौद्ध धर्म में पढ़ा था तो आपको इस किताब के बारे में बताया था कि मिलिंद पन्हो एक क्या है, किताब है। अब इस किताब से जुड़ी 3-4 फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं अलग अलग क्वेश्चन के रूप में। तो उन सारे फैक्ट्स को हम लोग यहाँ पे लेंगे। पहला तो देखेंगे मिलिंद पन्हो क्या है, एक क्या है आपका किताब है। इसमें किसका जिक्र है, तो आपका यहाँ पे देखेंगे मिनांडर का। और ये देखेंगे कि मिनांडर है उसका इस किताब में क्या नाम है, तो उसका इस किताब में क्या है आपका, मिलिंद नाम है। तो मिनांडर और नागसेन ये दोनों का क्या है, वार्ता है इस किताब में। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन स्ट्राइक करना चाहिए कि नागसेन कौन है। तो नागसेन आपका क्या है, एक क्या है आपका भिक्षुक है। ठीक है, एक नागसेन कौन है आपका, एक बौद्ध भिक्षुक है। और इन दोनों का क्या है आपका वार्तालाप का वर्णन किस किताब में आपका, मिलिंद पन्हो में। और ये एक ऐसा इसका बुक के अनुसार कि नागसेन जो बौद्ध भिक्षुक है और इसी की शिक्षा से क्या बोलते हैं, जो मिनांडर है अभी बोल सकते हैं मिलिंद है, इन्होंने क्या कि बौद्ध धर्म क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ से अब आपको एक और फैक्ट आपके दिमाग में यहाँ पे चिपक जाना चाहिए कि जो मिनांडर था, अभी बोल सकते हैं मिलिंद था, मिनांडर या मिलिंद एक ही है। ये कौन से धर्म का अनुयायी था, तो ये कौन से धर्म का अनुयायी हो गया, बौद्ध धर्म का। आपको चीजें इंटरलिंक करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अभी बुक से देखेंगे 3-4 क्वेश्चन निकल गया। एक क्वेश्चन और निकलता है कि बुक कौन से भाषा में था, तो ये भाषा कौन सा था, ये पाली भाषा में था। ये बुक कौन से भाषा में था, पाली भाषा में। अब यहाँ पे देखेंगे मिनांडर, 3-4 चीजें आपका क्लियर हो गया। मिनांडर का उल्लेख किसमें आपका, मिलिंद पन्हो में। मिलिंद पन्हो कैसा ग्रंथ है, फिर किसके समकालीन थे, बौद्ध धर्म के महायान शाखा का एक ग्रंथ है, कौन सा आपका, मिलिंद पन्हो। इसमें है क्या, तो यहाँ पे मिनांडर और नागसेन के वार्तालाप का वर्णन है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मिलिंद पन्हो कौन से भाषा में आपका, तो पाली भाषा में। अब ये क्लियर हो गया। और इसके अलावा देखेंगे कि मिनांडर के बारे में एक क्वेश्चन और आता है
किसने क्या किया कि गंगा यमुना के द्वार पर आक्रमण किया था। किसने? तो आपका मिनांडर ने। तो मिनांडर से और हिंदुयानी वंश से आप इतने फैक्ट्स आप याद रखेंगे तो आपका क्या है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें आपको सब क्लियर होगी। सेकेंड वंश है आपका शक वंश। शक वंश जैसे हम लोग पहले डिस्कस किए कि ये कहाँ से आए, तो ये भी आए थे आपके मध्य एशिया से, मिडिल एशिया से आए थे। इसके प्रतापी शासक हुए आपके कौन सा? रुद्रदामन। अब आप सभी ने पढ़ा होगा कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख करें, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पढ़ा है तो याद रख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम पूछा गया कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब इससे देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहला देखेंगे कि रुद्रदामन का उल्लेख किसमें मिलता है, हमको किससे पता चलता है कि रुद्रदामन नामक जो शासक था यहाँ से आया था और यहाँ शासन किया था, तो वह आपका जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख की आपका कहाँ था? आपका गुजरात में। इस प्लेस भी याद रखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जूनागढ़ अभिलेख से क्या है कि ये संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख है। इसलिए कई बार सीधा सीधा बड़ा प्रश्न आपका पूछा गया कि संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख कौन सा है, कहाँ से प्राप्त होता है और इससे किसकी जानकारी मिलती है। तो ये कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख कहाँ प्राप्त होता है? गुजरात में। और इस अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो हमको मिलती है रुद्रदामन की। रुद्रदामन कौन से वंश का शासक है? तो आपका शक वंश का। कहाँ से आया? तो आपका मध्य एशिया से। सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है। सेकंड देखेंगे इसका जो रुद्रदामन है, इसने 2 जगह शासन किया है। कहाँ कहाँ? तो एक आपका किया है मालवा में, दूसरा किया है मथुरा में। पढ़ने का क्या तात्पर्य कि इसने क्या किया है कि मथुरा से सको क्या कर दिया? बाहर किया था। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि मथुरा सको किसने बाहर किया था? आपका याद रखेंगे ना, रुद्रदामन ने। इसके बाद देखेंगे उज्जैन का एक शासक था आपका चष्टन नाम का। शासक का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसने जो काम किए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। चष्टन ने क्या किया है कि उज्जैन से जितने भी शक थे उसको बाहर किया। तो उज्जैन से शकों को बाहर किसने किया? आपका चष्टन ने। और इसके बाद इसने क्या किया? एक विक्रम संवत चलाया। क्या चलाया? विक्रम संवत। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है। विक्रम संवत कब? तो 57 BC में इसने क्या किया? आरंभ किया। तो याद रखेंगे किसने आरंभ किया? आपका चष्टन ने। उज्जैन के शासक ने विक्रम संवत चलाया शकों को बाहर करने के पश्चात। अब कई बार लोगों को डाउट होता है शक संवत और विक्रम संवत में, तो लोग क्या करते हैं कि चूंकि ये शक वंश है तो ये उनको लगता है कि शक संवत 57 BC करके। तो याद रखेंगे कि जो शक वंश है उस समय कौन सा संवत चलाया था? आपका विक्रम संवत। आगे चल के हम लोग कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे, उस समय हम लोग आपको बताऊंगा कि उस समय क्या चलता है। आपका शक संवत चलता है 78 AD में। दोनों के बीच का डिफरेंस है आपका 135 ईयर्स। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे कि विक्रम संवत कब था? आपका 57 BC में। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा आपका वंश है वह होता है आपका हमारा पहला वंश। पहला वंश या फिर ये कहाँ ये आया कहाँ से? आपका पार्थिया या फिर बोल सकते हैं ईरान से, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पार्थियंस भी बोला गया है कहीं। और इनमें से केवल एक ही फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, एक जो शासक ने अभी इसके प्रतापी सम्राट भी यही है और इनके संस्थापक भी हुए, वो कौन? आपके गोंदो फर्निस है। कौन? तो आपके गोंदो फर्निस। एग्जाम में पूछ सकता है कि पहला वंश के संस्थापक कौन? तो आपका क्या आएगा? गोंदो फर्निस। अगर प्रतापी शासक के पूछे तो आप क्या मार्क करेंगे? गोंदो फर्निस है। अब इनको याद रखने का कारण यह है कि इनके समकालीन एक यहाँ पे जो ईसाई धर्म प्रचारक है जो भारत में आते हैं, जिनका नाम है आपका सेंट थॉमस। अब ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो गए? क्योंकि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला पहला आदमी था। कौन? तो आपका सेंट थॉमस। तो ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है, किसके काल में आया था? तो याद रखेंगे गोंदो फर्निस के। वंश पूछे तो पहलव वंश। और आगे चल के दक्षिण भारत में इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो वो है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आगे चल के इसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। तो ये हमारा आपका क्या होता है? हिंदुयानी वंश, शक वंश और पहला वंश के सारे फैक्ट्स आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा वंश, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो मौर्योत्तर काल के विदेशी शासकों में भारत में शासन करने वाला चौथा जो वंश था वो था हमारा कौन सा? कुषाण वंश। और इन चारों वंशों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई वंश है तो वह आपका कुषाण वंश, और यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम डीप में देखेंगे। और जो कुषाण वंश जो था बेसिकली कनिष्क के नाम से काफी प्रसिद्ध था। आपको मैंने पहले लेक्चर में भी इसका बताया हुआ था कि जो कुषाण वंश का इसका संस्थापक कौन था? आपका कुजुल कटफिसस। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक था वो था कौन? आपका कनिष्क। और सबसे प्रतापी शासक भी कौन? आपका
तो कनिष्क को क्या बोला जाता है कि जो पूरे मौर्योत्तर काल का सबसे प्रतापी सम्राट भी कौन है आपका, तो ये कौन हुआ, कनिष्क। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, आप घटना चक्र में देख सकते हैं इसको। तो ये बेसिकली यहाँ से हो गया। और ये कुषाण वंश थे, ये आए कहाँ से थे, तो ये आए थे आपके चीन से। चीन में मुख्यतः 5 कबीलाई जनजाति थी, उनमें से एक जनजाति थी यूची नाम का। तो यूची नाम की जनजाति से इन लोग क्या है संबंधित है, ये भी पूछा गया है कि जो कुषाण वंश के लोग थे कौन से जनजाति से थे, ये यूची जनजाति से थे। और ये आए कहाँ से थे, चीन से। वैसे तो फिलहाल अभी भारत में चीन से कोरोना वायरस आ गया है, लेकिन इसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि कुषाण वंश के लोग आए कहाँ से थे, चीन से आए थे। इसके बाद देखेंगे इनकी राजधानियां कौन कौन सी, 2 राजधानी, एक आपका क्या तो पुरुषपुर और दूसरा आपका मथुरा। पुरुषपुर बेसिकली आपका पाकिस्तान में है, मुख्यतः बोल सकते हैं आपके पेशावर में। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो कहाँ है आपका, पेशावर पाकिस्तान में है। राज्याभिषेक की बात करें काफी इंपॉर्टेंट है इसका, इनका जो कनिष्क है, कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ आपका 78 एडी में। कब, तो 78 एडी में। और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने क्या चलाया, तो शक संवत चलाया। ठीक है, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा क्या, तो विक्रम संवत, और अब क्या है ये आपका शक संवत। दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। शक संवत आपका कब था, आपका 78 एडी में। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों से एक क्वेश्चन ये भी बना है कि शक संवत और विक्रम संवत 57 बीसी और 78 एडी दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो याद रखेंगे आप 135 साल का, 135 ईयर का आपका डिफरेंस है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, और आपका जो विक्रम संवत है वो किसने चलाया, उज्जैन के शासक ने चलाया। शकों को बाहर करने के खुशी में बोल सकते हैं क्या चलाया उस समय, विक्रम संवत। और शक संवत कैसे चला, तो जो आपका कनिष्क है इसके राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में कौन सा संवत चला, आपका शक संवत। दोनों का डेट याद रखेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आपको 135 ईयर। ठीक है, इसके बाद देखिए कनिष्क ने और क्या कराया, तो कनिष्क ने क्या कराया, आपका चौथी बौद्ध संगीति कराया। जब हम लोग बौद्ध संगीति पढ़ रहे थे, बौद्ध धर्म की जो लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि चौथी बौद्ध संगीति किसने कराया था, आपका कनिष्क ने। तो अब हम क्या करते हैं, हमको रिकॉल करने, जैसे हम बोलते हैं हर समय, तो जैसा कि ये बात आ गया कि चौथा बौद्ध संगीति किसने कराया, आपका कनिष्क ने। तो चौथी बौद्ध संगीति से जितने भी रिलेटेड चीजें हम लोग एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्थान कहाँ हुआ था आपका चौथा बौद्ध संगीति, याद कीजिए कुंडलवन। कहाँ है आपका, ये कश्मीर में है। सेकंड, अध्यक्ष कौन था तो उस समय, ये वसुमित्र थे अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन थे उसके, अश्वघोष थे। और उस समय क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म का आपका विभाजन हुआ था, और वो कौन कौन से शाखा में टूटा था, हीनयान और महायान। तो जो कनिष्क है वो आपके महायान के क्या थे, फॉलोअर थे, अपने अनुयायी थे। याद रखेंगे। तो कनिष्क चूंकि इन्होंने बौद्ध संगीति करवाया, तो यहीं से एक चीज भी सामने आया था कि ये कौन से धर्म के फॉलोअर थे आपके, तो बौद्ध धर्म के। अगर पर्टिकुलर शाखा की बात किया तो कौन सी शाखा, आपका महायान शाखा का। तो यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर होगी। और इसके अलावा जो बोल सकते हैं कि जो इस वंश के जो शासक थे, उन्होंने क्या कहा अपने आप को, मैं देवों का पुत्र हूँ। क्या बोला है, मैं देवों का पुत्र हूँ। ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि किस वंश के शासकों ने कहा है कि मैं देवों का पुत्र हूँ। तो याद रखेंगे मैं देवों का पुत्र हूँ, किस वंश के शासक, आपके कुषाण वंश के शासक, सभी शासकों ने कहा। ठीक है, और इसके दरबार में क्या थे, 4 रत्न थे। काफी इंपॉर्टेंट है, भी 4 रत्न से पूछा था क्वेश्चन। कौन कौन से वो 4 रत्न, पहले थे आपका कौन, तो वसुमित्र। वसुमित्र से याद रखने क्या, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चौथी बौद्ध संगीति है, इसका अध्यक्षता किस नाम किया था, वसुमित्र। तो वसुमित्र कौन थे, इनके दरबार के रत्न थे। दूसरा देखेंगे इसने क्या चीज कि महाविभाषा शास्त्र की रचना किया है। किसका, तो महाविभाषा शास्त्र। जो महाविभाषा शास्त्र है इसको बौद्धों का विश्व कहा जाता है। क्या बोला जाता है कि बौद्धों का विश्व कहा जाता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये वसुमित्र का। सेकेंड रत्न थे इनके अश्वघोष। अश्वघोष मुख्यतः आपके एक कवि भी थे और एक दार्शनिक भी थे। अब इन्होंने क्या किया है कि जो चौथी बौद्ध संगीति उसकी उपाध्यक्षता की है। अध्यक्ष कौन थे उसमें, वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। इसके अलावा इनकी रचना की बात करें, एक है आपका सौद्रान और दूसरा है आपका बुद्ध चरितम। कौन कौन से अश्वघोष की 2 रचना कौन कौन से, सौद्रान और बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम को क्या बोला जाता है, आपका बौद्धों का रामायण बोला जाता है। आप इस चीज को याद रखेंगे। ये सारी जितने भी फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपका पूछा गया है और या फिर पूछा जा सकता है ऐसे फैक्ट्स से।
ठीक है। और याद रखिए इन्हें भारत का क्या बोला जाता है, आपका मिल्टन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, भारत का मिल्टन कहा जाता है। याद रखेंगे मिल्टन बेसिकली ये कहाँ से थे, आपके ब्रिटेन के कवि थे। तो चूंकि इनकी रचना कैसी थी, मिल्टन के समान थी। मिल्टन की रचनाओं में क्या था, ऐसी क्या खासियत थी, तो उनकी रचना ऐसी थी कि पहले वो कल्पना करते थे, फिर वो तुरंत उसी को रचना में ढाल देते थे। तो वैसे ही कुछ खूबी किसमें थी, अश्वघोष में थी। तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया, भारत का मिल्टन कहा गया। तीसरे जो बोल सकते हैं कि जो इनके रत्न थे वो थे कौन, नागार्जुन। नागार्जुन की रचना के बारे में आप सभी को पता है, इन्होंने माध्यमिक सूत्र की रचना की है, ये सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। और शून्यवाद के जनक कौन है, आपके नागार्जुन। और इसी का इन्हें क्या बोला जाता है, भारत की आइंस्टाइन कहा जाता है। जो आइंस्टाइन जो जर्मनी के जो वैज्ञानिक है, जिसको बोला जाता है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हुए आपके विश्व के। तो उसके बाद अगर भारत में बोले कि भारत का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति उस समय किन्हें माना गया, तो नागार्जुन को माना गया। इसलिए इन्हें भारत के आइंस्टाइन की भी संज्ञा प्रदान की गई। तो ये हमारे 3 यहाँ पे रत्न हुए। इसके बाद देखते हैं हमारे चौथे रत्न। तो कनिष्क के जो दरबार के चौथे रत्न थे वो थे आपके चरक। चरक को बेसिकली यहाँ पे भारतीय चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है, फिर आयुर्वेद विज्ञान के जनक भी किसे कहा जाता है, चरक को कहा जाता है। और इनकी एक जो रचना है काफी प्रसिद्ध, जो कि आपका चरक संहिता। तो चरक संहिता क्या है, आपका आयुर्वेद विज्ञान का एक बोल सकते हैं ग्रंथ है, काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, आपके चरक है। तो ये भी आपकी जो चरक है वो कनिष्क के 4 रत्नों में से एक है। तो यहाँ कनिष्क के 4 रत्न हम लोगों ने पढ़ लिए। और इसके बाद देखेंगे हम लोग उस समय जो कनिष्क के जो काल है उसमें जो मूर्ति निर्माण की जो शैली का जो विकास वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली 2 प्रकार की मूर्ति निर्माण की शैली का विकास हुआ, एक आपका गांधार शैली और दूसरा आपका मथुरा शैली, मथुरा कला और गांधार कला। अब दोनों कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसी उसकी फीचर्स है जिससे उसकी पहचान होती थी, या फिर किन किन मूर्तियों का इनसे निर्माण हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो गांधार कला है इसमें आपका देसी और विदेशी कला क्या होता है, एक मिश्रण होता है। वहीं अगर हम लोग मथुरा कला की बात करें तो ये प्योर आपका कैसा कला है, देसी कला है। गांधार कला की बात करते हैं उस समय से बौद्ध की मूर्ति बनी है, जितने भी उस कालीन जो बौद्ध की मूर्ति मैक्सिमम गांधार कला में बनी है। और वहीं मथुरा कला में बात करते हैं बौद्ध, जैन, ब्राह्मण हर प्रकार की मूर्ति बनी है किसमें, मथुरा कला में। गांधार कला की बात करें इसमें नीला और काला रंग का मिश्रण होता है। आप देखेंगे कई मूर्तियां होती है इसमें केवल डार्क नीला और काला रंग के शेड में बनी होती है। तो वो ये पहचानने का तरीका भी है, ये कौन सी कला में अभी कौन सी शैली में बनी होती है, गांधार शैली में। और वहीं अगर हम मथुरा कला की बात करें तो इनसे जो मूर्तियां बनती है उनका कलर क्या होता है, लाल होता है, गहरा लाल कलर का होता है। तो लाल कलर के जितने भी मूर्तियां बनती है वो कौन सी शैली में बनती है, तो आपके मथुरा शैली अभी बोल सकते हैं मथुरा कला में। तो ये जितने भी फैक्ट्स यहाँ बताए काफी इंपॉर्टेंट। इससे अतिरिक्त एक तो फैक्ट और है कि जो इसके समकालीन कनिष्क के समकालीन एक चीनी शासक थे, कौन, तो पांचाऊ नाम के एक चीनी शासक थे जिसको कनिष्क ने हराया था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया, इसलिए बताओ याद रखेंगे पांचाऊ इनके समकालीन चीनी शासक थे जिसे किसने हराया, आपका कनिष्क ने। उसके बाद देखेंगे कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था, आपका वासुदेव था। तो ऐसे इस वंश का यहाँ हम लोग कंप्लीटली इस वंश को पढ़ चुके। जितने भी इस वंश से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मोस्टली आपका कनिष्क से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में पढ़ लिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी के जस्ट नेक्स्ट क्या है, हम लोग मौर्योत्तर के बाद हम लोग का आएगा गुप्त काल, फिर आपका गुप्तोत्तर काल। तो उसको हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा आपके साथ एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।